नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम दिल्ली सल्तनत के अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है दो वंशों के बारे में, जिसमें शामिल है गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये दो ही वंश पढ़े। आज हम तुगलक वंश, उसके बाद सैयद और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत आपकी पूरी हो जाएगी। आज जो वंश पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश, उससे पहले एक आदमी का जिक्र मैं करना चाहूंगा। ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत में काफी इनोवेशन किए। इसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये देखिए, ये इसके पिता तो बाहरी थे, विदेशी थे, भारत में आए थे, लेकिन इसका जन्म जो है भारत में हुआ था। तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहता था बड़े गर्व से। कवि, लेखक, साहित्यकार, बहुत सारी चीजें इसने की अमीर खुसरो ने। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 8 सुल्तानों के शासन में रहा, 8 सुल्तानों के दरबार में रहा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस कवि को 8 सुल्तानों के दरबार में रहने का मौका मिला, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म यूपी में हुआ था। अमीर खुसरो ने भारत के बारे में कई सारी चीजें लिखी, इसीलिए इसको तूतीय हिंद भी बोला जाता है। तूतीय हिंद का मतलब है कि वॉइस ऑफ इंडिया, तूतीय हिंद या वॉइस ऑफ इंडिया, या आप इसको कह सकते हैं कि तोता। तूती का मतलब आवाज भी होती है, और इसको पैरेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पैरेट ऑफ इंडिया यानी भारत के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला। तो ये अमीर खुसरो के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अमीर खुसरो के बारे में देखिए, और अगर इसके गुणों के बारे में, इसके इनोवेशन के बारे में बताया जाए तो तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। भारत में कव्वाली का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। भारत में आज जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो खड़ी बोली जिसको बोली जाती है हिंदवी, उसका चलन जो है भारत में अमीर खुसरो ने चालू किया। उसके अलावा उर्दू का जो ग्रामर है, उर्दू का जो साहित्य है, वो अमीर खुसरो ने लिखा सबसे पहले। तो ये कई सारी चीजें अमीर खुसरो के लिए है। दो लाइन की जो पहेलियां थी, उसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की। बहुत इंटरेस्टिंग पहेलियां हैं जो अमीर खुसरो लिखते थे और लोगों से पूछते थे। जैसे एक पहेली के बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे, आप सोच के बताइएगा थोड़ा इस वीडियो के बाद में जो है, या फिर मैं पॉज करके सोच के बताइएगा। ये कहते हैं कि पंडित प्यासा क्यों? पंडित प्यासा क्यों? गधा उदास क्यों? गधा उदास क्यों? अब आप देखिए, ये जो पहेली है ना, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है यहां पर इन 2 क्वेश्चन का आंसर सेम होगा कि पंडित प्यासा क्यों है, गधा उदास क्यों है। इस तरीके से इन्होंने पहेलियों की शुरुआत की, जिसमें 2 लाइन थी, 2 चीजों के बारे में बात करते थे, लेकिन उसका आंसर एक ही होता था कि पंडित प्यासा भी है और गधा उदास भी है। अब ऐसा क्या चीज है जो इन दोनों को कॉमन रूप से जोड़ेगा? इसी तरीके से कई सारी चीजें जो है इन्होंने इजाद की भारत में, और इनको भारत में कई सारे इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीजें मैंने बता दी आपको। इस तरीके से इनका व्यक्तित्व था। और यहां पर देखिए, इनके बारे में सारी चीजें लिख कर लेकर आया हूं। यह जो 8 किंग में बता रहा हूं, वह शुरू होते हैं बलबन से। बलबन से अभी तुगलक वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक, जिसको पागल शासक भी बोलते हैं, तो मोहम्मद तुगलक के जमाने तक, बलबन से लगाकर मोहम्मद तुगलक तक, ये 8 सुल्तानों के शासनकाल में रहेगा। ये लिख दिया मैंने। ये खड़ी है, कड़ी नहीं, खड़ी बोली, हिंदवी, कव्वाली, गजल की शुरुआत भारत में की, मैंने बता दिया। तूतीय हिंद मैंने आपको बता दिया, वॉइस ऑफ इंडिया या पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नॉन एज द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, तबला और सितार की शुरुआत, ये सारी कुछ चीजें मैं बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया एक बड़े जाने माने संत थे, उनके शिष्य थे। तुगलक नामा की रचना इन्होंने की थी और अपनी पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो पहेली मैंने आपको बताई कि किस तरीके की पहेलियां लिखते थे। तो ये चीजें खास है। निजामुद्दीन औलिया का जिक्र अभी आएगा, जब तुगलक वंश के शासक के साथ उनका झगड़ा होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन निजामुद्दीन औलिया के ये डिस्पल थे, और निजामुद्दीन औलिया की जो मजार है या जो उनकी दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया की जो समाधि है, उसी के पास में जो है इनका भी समाधि बना हुआ है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस यूज होता है वो इन्होंने लिखा है, और इसी सेंटेंस को बाद में लाल किला, दिल्ली के लाल किले पर भी खुदवाया गया, और इसी सेंटेंस को जो श्रीनगर में गार्डन बनाया गया था, जहांगीर ने बनाया था, उस पर भी खुदवाया गया। इसका क्या मतलब है? गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी कि फिरदौस ये बोलते हैं कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस तरीके से फारसी में लाइन है। तो ये इनका कथन है, ये स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। अब आपको थोड़ा वो लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, यहां पर इसका आंसर है लोटा न था। लोटा न था,
का मतलब, अब देखिए गधा लौटेगा नहीं तो उदास होगा, पंडित के पास लोटा नहीं होगा तो प्यासा होगा। इस तरीके से आपका जो है इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एक और मुझे याद आया, देखिए यहां पर मैं और बता देता हूं एक और, जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं। क्यों? जूता नहीं पहना, समोसा नहीं खाया, ऐसा क्यों? तो इस तरीके से लिखते थे। तो इसका आंसर सोचिएगा, पॉज करके सोचिएगा, अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, अमीर खुसरो की फजलें सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूं इसका मतलब था कि तला न था, तला न था। तो तले का मतलब जूते में तला अगर नहीं होता है तो पहनेंगे कैसे, समोसे को खाएंगे कैसे जब तला हुआ नहीं है। तो इसका आंसर इस तरीके से। तो इन्होंने कई सारे शेरो शायरी की भी शुरुआत की। ये कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का सो वा की उल्टी धार, यानी खुसरो प्रेम का दरिया उल्टा है, इसकी धार उल्टी है, इधर नहीं ऐसे बहता है। जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, यानी कि खुसरो प्रेम का दरिया उल्टा है, जो उबरा है वो तो डूब गया है, और एक्चुअली जो डूबा है वो प्रेम के दरिया से पार हो जाएगा। इस तरीके से इनकी गजलें, शायरियां, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लायक जो क्वेश्चन है वो सबसे मैक्सिमम टाइम हिंदी में, रेलवे में और एसएससी में आया हुआ है, वो है ये वाला कि तूतिया हिंद किसे कहा जाता है, या ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके और आ सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहा, केवल 30 साल के लिए रहा, 1290 से 1320। अब जो है नया वंश आएगा, वो आएगा कौन सा, वो आएगा आपका तुगलक वंश। और तुगलक वंश में दो शासक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वैसे तो 3 शासक हुए हैं, लेकिन 2 शासकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। लेकिन हम पहले बात करेंगे इसके संस्थापक के बारे में। तो इसके संस्थापक के बारे में बात करते हैं, जिसने खुसरो खां की हत्या करके इसकी स्थापना की थी, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम दिया है कि मलिक गाजी था। खुसरो खां को हौज-खास की लड़ाई में, हौज-खास मैंने आपको बताया था, हौज-खास जो है पानी का बहुत बड़ा टैंक था जिसको बनाया गया था, और हौज-खास से दिल्ली शहर को सप्लाई होती थी पानी की। तो हौज-खास की लड़ाई में इसने इसको खुसरो खां को हरा दिया, उसकी हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। इसमें देखिए एक दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि तुगलकाबाद नगर बसाया इसने, जो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में अलग अलग टाइम पर अलग अलग नगर बसाए गए। तो जैसे शाहजहानाबाद बसाया गया, जो जहां दिल्ली का लाल किला है, इसी तरीके से तुगलकाबाद बसाया गया। एक मैंने अलाउद्दीन खिलजी का बताया था कि सिरी फोर्ट उन्होंने बसाया था। उस तरीके से राय पिथौरा पहला शहर था दिल्ली का, जो राजधानी थी, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने बसाई थी। तो अलग अलग शहर अलग अलग टाइम पे बसाए गए। तो तुगलकाबाद की स्थापना इसने की। नहरों को बनाने वाला पहला शासक था। लेकिन अब कभी भी आपका आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा नहरें किसने बनाई, तो सबसे ज्यादा नहरें बनाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अभी आएगा, वो सबसे जो है सबसे ज्यादा नहरें बनाने वाला था। एक कर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों पर, उसको शर्ब हर्ब बोलते थे, हर्ब शर्ब। तो ये जो है ये कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। इसने वारंगल के काकती साम्राज्य को सल्तनत में मिला लिया। तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने काकती साम्राज्य से, एक आंध्र प्रदेश का जो ये साम्राज्य था, इससे एक कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था। उसी साम्राज्य को इसने क्या कर दिया, प्रताप रुद्रदेव जिसके राजा थे, उसको इसने वंश में मिला लिया। निजामुद्दीन औलिया से खराब संबंध थे। मैंने बताया निजामुद्दीन औलिया अभी जिसके अमीर खुसरो के गुरु थे। तो निजामुद्दीन औलिया एक जाने माने संत थे, सूफी संत थे। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने क्या किया कि सभी जितने भी साधु संत वगैरह थे, उनसे बोला गया कि उनके पास जो भी राज्यों के द्वारा दी गई जागीरें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो वापस कर दी जाएं। तो निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो इन्होंने, ये बंगाल में एक विद्रोह हो गया था, उसके अभियान पर ये जा रहे थे, जलालुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं जब तक आता हूँ तब तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, सारी चीजें खाली हो जानी चाहिए, मुझे जो है अपनी संपत्ति वापस चाहिए जो मेरे पुराने शासकों ने आपको दी है। तो इन्होंने बोला कि मुझे किसी का भय नहीं है। और जब ये बंगाल के अभियान से वहां से एक खबर भेजते हैं कि मेरे आने से पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, क्योंकि बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए गए थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक सेंटेंस बोला था कि हुनूस दिल्ली दुरस्त। हुनूस दिल्ली दुरस्त का मतलब है कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप दिल्ली तो आइए पहले। तो एक सूफी संत की जो है बोली फिर जाती है और ये दिल्ली आने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको लकड़ी के महल में
इनका स्वागत करने के लिए इनको बुलाया था, लेकिन वो लकड़ी का महल गिर के मृत्यु हो जाती है। दिल्ली आने से थोड़ा पहले, बंगाल का विद्रोह दबाने के बाद में जब दिल्ली आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक वाकया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या फेमस है निजामुद्दीन औलिया के संबंध में। तो उनसे खराब संबंध थे। सबसे बड़ा पुत्र जो है इनका गयासुद्दीन तुगलक का, उसका नाम था जोना खां। और जोना खां जो है वही आगे जाकर जिसको इन्होंने उलुग खां की उपाधि दी थी, इसी के द्वारा एक लकड़ी का महल बना दिया गया और गयासुद्दीन की हत्या कर दी गई, ऐसा बोला जाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उस लकड़ी के महल के अंदर कुछ हाथी भी थे, हाथी बंधे हुए थे, तो उस हाथियों की भगदड़ से लकड़ी का महल गिर गया और उनकी हत्या हो गई। तो दोनों चीजें हो सकती है, इतिहास में कुछ क्लियर नहीं है। ये जोना खां जिसको उलुग खां की उपाधि थी, यही बाद में एक सम्राट बनता है, आगे सुल्तान बनता है, जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक है देखिए जो बहुत नॉलेजेबल था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कई सारी चीजों में समझता था, लेकिन उसकी योजना, कोई भी योजना उसकी कारगर साबित नहीं हुई, कभी भी कारगर साबित नहीं हुई। कहा जाता है कि वो जो है अपनी योजना बनाता था, लेकिन उसका जमीनी रूप पर उसने अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाता था, इसीलिए उसको मूर्ख शासक बोला जाता है। उसने अपने जीवन में 5 योजनाएं बनाई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो है वो एक दो मैं बता देता हूं, फिर यहाँ लिखा है तो आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट योजना क्या? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे इंपॉर्टेंट योजना बनाई कि मेरी राजधानी जो है वो मैं दिल्ली से ट्रांसफर करके यहां पर ले जाऊं साउथ में, और साउथ में जो ये दौलताबाद है यहां पर मैं राजधानी लेके जाऊं। अब दिल्ली यहां पर है, ये लेके जा रहे हैं यहां पर। ये क्या सोचते थे कि चूंकि भारत के, ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये सेंटर में है, तो सेंटर में है तो यहां क्या फायदा होगा, भारत के किसी साउथ को जीतने में आसानी होगी, इधर इधर उधर सब तरफ से मैं सेंटर में आ जाऊंगा, नंबर 1। और दूसरा, हमेशा भारत में आक्रमण उत्तर साइड से हुए, तो उत्तर साइड से कोई भी आक्रमण होगा तो दिल्ली सबसे पहले कैप्चर होती है, और जब आपकी राजधानी कैप्चर हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राजा की राजधानी अगर चली गई तो राजा भी खत्म हो गया, यहां से किसी भी आक्रमणकारी को यहां आने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से इन्होंने राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अब आपको भी लग रहा है कि हाँ, निर्णय तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। निर्णय बहुत अच्छा इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने बहुत जबरदस्ती किया कि यहां दिल्ली छोड़ना ही है, और बोला गया कि हर व्यक्ति को शिफ्ट होना है दिल्ली से यहां पर महाराष्ट्र में। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो लोग नहीं जाना चाहते थे तो इसने आदेश दिया कि जो पीछे छूट गया है उनके घर जला दो, एक बच्चा नहीं बचना चाहिए। इस तरीके से कई लोग भयभीत हुए, साथ में जाने को तैयार हुए, और ये सफर बहुत लंबा था, साउथ की गर्मी और इन सारी चीज़ों से लोग बहुत परेशान हुए। कई सारे लोगों की तो रास्ते में मृत्यु हो गई, और जब ये वहाँ पर इसने बसावट की तो वहाँ की जलवायु लोगों को सेट नहीं हुई, और बहुत चीज़ों से ये परेशान भी हो गया था। जिस तरीके से इसने सोचा था उस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई, और वापस से 8 महीने के बाद में इसने दिल्ली जाने का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली कुछ समय के लिए कि वीरान नगरी हो गई थी। तो ये एक योजना थी इसकी, राजधानी कैपिटल ट्रांसफर की या राजधानी स्थानांतरण की, वो योजना फेल हो गई। एक इसने क्या किया कि इसके टाइम से पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो चांदी के सिक्के लेन देन में प्रयोग होते थे, लेकिन चांदी की कमी के कारण सिक्के इशू करने में प्रॉब्लम आ रही। तो इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं एक करेंसी चला देता हूं जिसमें तांबे की करेंसी हो। तो जैसे अभी पेपर करेंसी चलती है, पेपर करेंसी का मतलब अगर आपके पास में 100 रुपया है तो मुझे बताइए 100 रुपये का क्या वैल्यू है। आप बोलेंगे सर 100 रुपये वैल्यू है, 100 रुपये का वैल्यू 100 रुपया तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस कागज का कितना वैल्यू है। तो आप बोलेंगे सर उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वो अगर गल जाए, टूट जाए, या किसी को दे दे हम कि ये 100 रुपया नहीं है, कागज है, तो कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से ये जो है पहली बार करेंसी जारी करने वाला व्यक्ति था। जैसे आपके 100 रुपए पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होने से आपका करेंसी 100 रुपए का बन जाता है, उसी तरीके से इसने क्या किया कि चांदी के सिक्के चलते थे। अब देखिए चांदी का सिक्का 2 रुपए का या 10 रुपए का, 1000 रुपए का इसलिए नहीं है क्योंकि वो किस पे साइन है उसके। पहले इसी तरीके की करेंसी चलती थी, जो वैल्यू जिसकी, जो मार्केट में बेचने पर जितनी जिसकी वैल्यू है ना, उतनी वैल्यू उसकी होती थी। यानी ऐसा नहीं है कि शहंशाह ने जारी किया तो उसका उतना वैल्यू है। अब सोने का सिक्का है, मान लीजिए आज सोने का सिक्का चलता है, तो सोने के सिक्के में लेन देन है, तो एक सिक्का मान लीजिए 50,000 रुपए का, तो वो आरबीआई का गवर्नर साइन करे या नहीं करे, वो सिक्के की वैल्यू अगर 50,000 तो 50,000 में जाएगा। उसी तरीके से पहले हर सिक्के के वैल्यू होते थे। तो चांदी का सिक्के चलते थे, चांदी की कमी हो गई, सिक्के जारी नहीं हो पा रहे, तो इन्होंने सोचा कि तांबे के सिक्के जारी करते हैं। तो तांबे के सिक्के जारी करेंगे, लेकिन तांबे की वैल्यू तो वो रहेगी नहीं। तो एक तरीके से इसने मैं कहूंगा कि पेपर करेंसी की शुरुआत कर दी थी। पेपर करेंसी थी नहीं, लेकिन इसने इस तरीके की शुरुआत की कि रिप्रेजेंटेटिव करेंसी हो। तो इसने बोला कि तांबे का जो सिक्का है उसकी वैल्यू जो है चांदी के सिक्के के बराबर रहेगी। अब तांबे का सिक्का चांदी के सिक्के के बराबर रहेगी, और जो भी व्यक्ति चाहे तो वो क्या कर सकता है, तांबे के सिक्के, जो भी व्यक्ति लेन देन में यूज करे वो तांबे के सिक्के ले सकता है, चांदी के सिक्के की जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
तो दिक्कत क्या हुई कि कई लोगों ने, तांबा तो चूंकि बहुत सस्ता था और उसकी वैल्यू जो है चांदी के इक्वल इसने कर दी थी, तो कई लोगों ने अपने घरों में टकसाल बना ली, घरों में टकसाल बना के तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिए। अब तांबे के सिक्के मार्केट में बना बना के ले जाते थे, उनके बदले में उनको चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे, तांबे के सिक्के भी चल रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, पूरा बैलेंस ही खत्म हो गया। अब इस चीज को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, बाद में आदेश जारी किया कि नहीं, तांबे के सिक्के हम बदलते हैं और हम क्या करते हैं कि जिनके पास तांबे के सिक्के हैं वो बदलवा लें चांदी के सिक्कों से, और अब जो है तांबे के सिक्के नहीं चलेंगे। जैसे आपके 100 रुपए के नोट या 5,000 2,000 रुपए के नोट बदले, तो कई सारे लोगों ने क्या किया कि वो नकली सिक्के भी जो है चांदी के सिक्कों से बदलवा लिए, तो चांदी के सिक्कों का इसके महल के बाहर, तांबे के सिक्कों का इसके महल के बाहर ढेर लग गया था। तो कॉपर कॉइन्स के बदले इसने इस तरीके से योजना बनाई, तो ये इसमें बहुत नुकसान हुआ। इस तरीके से 1-2 अभियान और थे जिसने इसने हिमाचल जीतने का अभियान किया था, तो कराची जीतने का अभियान किया था। इस तरीके से 2-3 अभियान और थे इसके, जिसमें ये मूर्ख साबित हुआ, इसलिए इसको पागल शासक बोला जाता है। तो कुछ चीजें हैं इसके बारे में जो देख लेते हैं। देखिए क्या चीजें हैं। इसका मूल नाम जोना खां था, मैंने बताया। उलुग खां की उपाधि इसको दी गई थी इसके पिता के द्वारा, उसके पिता को ही इसने लकड़ी के महल में जो है मरवा दिया था। इसके शासनकाल के बारे में हमें जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही जो है उससे पता लगता है। एक और है, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ये इब्न बतूता जो है 1333 में आया था, इसने दिल्ली का पादरी भी बनाया इसको, और बाद में जो है चाइना में इब्न बतूता को दूध बनाकर भी भेजा। इसने किताब लिखी है रहला, रहला को बोलते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो लिखते हैं, रहला जो है वो रहला नाम का ग्रंथ लिखा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो रहला की रचना किसने की, इब्न बतूता ने। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था, तो दिल्ली में आया था। फिर दिल्ली में रुका और इसको पादरी, इसको जो है पादरी तो नहीं कहेंगे, मुस्लिमों में क्या होता है धर्म गुरु बनाया गया इसको दिल्ली का। तो यहाँ पर इस किताब से और इस किताब से हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है कि इसने क्या किया। फिर 5 फेल्यूअर्स जो मैंने बताया आपको, 2 का तो मैंने जिक्र किया। देखिए कैपिटल ट्रांसफर टू देवगिरी, देवगिरी इसका नया नाम जो है, इसका नाम दौलताबाद कर दिया था, मैंने दौलताबाद ही बताया था आपको, दौलताबाद, दौलताबाद जो है इसका नाम कर दिया था, लेकिन ये है एक्चुअल नाम क्या था, देवगिरी था। फिर सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, टोकन करेंसी का चलन किया। तो सांकेतिक मुद्रा, मैं पेपर करेंसी जो बोल रहा था उसको सांकेतिक मुद्रा आप बोल दीजिए। सांकेतिक मुद्रा का मतलब वैल्यू उसका उतना नहीं रहेगा, अगर आप उसको बाजार में बेचेंगे तो उसका वैल्यू उतना नहीं आएगा। जैसा कि सोने के या चांदी के सिक्कों का वैल्यू अगर शहंशाह ने जारी की है तो भी और नहीं की है तो भी उनका वैल्यू तो उतना ही है जितना एक्चुअली होना चाहिए, आसपास उतना पैसा आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले भारत में सिक्के चलते थे जिसको हम कलदार बोलते थे एक्चुअली, तो वो जो उसमें जो मेटल लगी थी ना, 1 रुपए का सिक्का बहुत बड़ा आता था, और 1 रुपए का जो सिक्का था उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 रुपए के जितनी होती थी। अगर आप उस मेटल को गला देंगे तो 1 रुपये में निकल जाएगा आपको। लेकिन अब हमारे सिक्के क्या हो गए, बहुत पतले हो गए, छोटे हो गए, उनसे उतनी वैल्यू नहीं आती है। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, टोकन करेंसी जिसको हम बोलते हैं। टैक्स इंक्रीज कर दिया इसने 2 आब में, तो ये तीसरा है इसका। 2 आब में टैक्स इंक्रीज किया। अब क्या हुआ कि 2 आब का मतलब गंगा यमुना के मैदान, 2 नदियों के बीच का जो दो आब का मतलब है कि 2 नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसको 2 आब बोलते हैं। तो गंगा यमुना की जो यूपी वाला पोर्शन है, इसने क्या किया, इन सारी चीजों से उबरने के लिए टैक्स में वृद्धि कर दी। इसने सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, तो अब कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर जब इसने टैक्स इंक्रीज किया तो वहाँ अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने के कारण किसानों को जो पुराना टैक्स है वही नहीं दे पा रहे थे, बढ़ा हुआ टैक्स कैसे देते, तो इसको और मदद करनी पड़ी उन किसानों को। इसने जो है उनको तकावी जो पुराने थे लोन माफ कर दिए, नए पैसा भी दिया किसानों को हेल्प करने के लिए, लेकिन इसकी ये योजना भी जो है फेल्यूर हो गई। फिर इसने क्या किया, इराक और खुरासान को जीतने का प्रयास करने के लिए सेना बनाई। अब सेना बनाने के लिए कई लोग राजी नहीं थे इराक और खुरासान जाने के लिए, क्योंकि उस समय जो शासन था उधर वो थोड़ा डावाडोल स्थिति में था। तो इसने सोचा कि मैं इराक और खुरासान तक अपने विजय पताका फहरा देता हूँ। तो इसने क्या किया, कई लोग जाने को तैयार नहीं थे, तो स्टैंडिंग आर्मी बनाई, स्थायी सेना बनाई कि आपको वेतन मिलेगा, और 1 साल का वेतन एक्स्ट्रा दे दिया। 1 साल का वेतन एक्स्ट्रा दिया। बाद में पता लगा खुरासान और इराक में तो चीजें बहुत सुधर गई, और वहां पर जो चीजें सुधरी तो वहां पर एक सशक्त शासन की स्थापना हो गई उसी 6 महीने के दौरान। तो इसकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी, जो पैसा था, सारी चीजें व्यस्त गई। फिर इसने सेना को क्या, कुमायूं, हिमाचल में कराची जो कुमायूं है हिमाचल में, जीतने के लिए भेजा। अब वो बर्फीला इलाका था, तो वहां पर सेना को इस तरीके से पता नहीं था कि इस तरीके से अभियान किया जाए। कहते हैं कि इसने 10-15 हजार की सेना भेजी और 1 व्यक्ति वापस आया था। तो इस तरीके से इसके 5 फेल्यूअर्स है जो मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर आप ये दोनों तो याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजधानी किसने ट्रांसफर की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से राजधानी जो है दौलताबाद किसने ट्रांसफर की, तो मुगल क्या मोहम्मद तुगलक ने स्थापित की थी। और तारीख फिरोजशाही इब्न बतूता के बारे में, ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके शासनकाल में और क्या घटनाएं हुई है, तो मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया,
खुद और मुकद्दम चौधरी की व्यवस्था समाप्त कर दी। खुद मुकद्दम और चौधरी क्या होते हैं? मध्यस्थ होते हैं, जो गांव वाले कर देते हैं उसके बीच में चौधरी होते थे गांव के, और फिर राजा होते थे। तो ये चौधरी इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे पैसा। तो इसने वो व्यवस्था समाप्त कर दी, यानी सीधा लगान उधर ही दीजिए आप, तो शोषण नहीं होगा आपका। तो ये खुद मुकद्दम या चौधरी की व्यवस्था, ये अच्छा कार्य किया इसने। दूसरा, अकाल पीड़ितों के लिए मैंने बताया दोआब में अकाल पड़ गया था, इसका टैक्स ही नहीं मिला इसको, तो फिर राह शिविर इसने लगाए, अनाज की पूर्ति की गई, कृषकों को जो है ये बेल, कुएं वगैरह, बीज सिंचाई के लिए एडवांस तकावी जो है लोन दिए गए। और कृषि के लिए एक अलग जो है इसने दीवान आमिर को ही विभाग की स्थापना की। और फिर ये है कि आपका बुद्धिमान मूर्ख शासक था, ये मैंने आपको बता दिया। ये बदायूं ने बोला था, ध्यान रखिए कि सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, तो ये इसकी मृत्यु के बाद बोला था। दिल्ली में एक नगर बसाया जहांपना नगर, तो तुगलकाबाद इसके पिता ने बसाया था, जहांपना नगर इसने बसाया था। स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। देखिए ये जब चीजें गड़बड़ हुई, यानी इसकी प्लान सक्सेस नहीं हुए, तो कई सारे शासक जो है इसके अंदर आते थे, उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक जो है वहां का ये हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें बाद में बहुत रिवेलरी चलती है, और रिवेलरी जो है 1500-200 सालों तक जो है विजयनगर ये इसमें दुश्मनी चलती है। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, तो इसका राज्य दौलताबाद, इसकी राजधानी यहाँ थी, तो यहाँ तक इसका शासन था। यहाँ से नीचे नीचे जो है ये था बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के नीचे ये जो था ये था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में करीब 200 सालों तक युद्ध चलता रहता है साउथ में, तो नए वंश की स्थापना होती है 1336 और 1347 में, इस तरीके से। बाकी ये मदुरै में है, ये बंगाल में है, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने लिख दिया है सिर्फ आपके लिए। और सिंध में जब ये थट्टा यानी सिंध पाकिस्तान में जो है वहां पर विद्रोह दबाने गया, तो वहां इसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद बदायूं ने क्या लिखा कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये था एक समझदार लेकिन मूर्ख शासक। योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, योजनाएं बहुत सही थी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाया उस तरीके से। आप भी अपने जीवन में जो है योजनाओं को अच्छे से इंप्लीमेंट करिए, नहीं तो आपके बारे में भी बाद में इतिहासकार यही बोलेंगे। ठीक है, फिरोज तुगलक इसके बाद शासक बनता है, और फिरोज तुगलक बहुत ही धर्मांध शासक था। धर्मांध शासक का मतलब यह है कि उसने पक्का मुस्लिम शासक था, वो कई सारे मंदिरों को तोड़वाया, इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करने की कोशिश की उसने। धर्मांध शासक इसलिए बोला जाता है। हालांकि उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, लेकिन उसके काल में जो गलत बात थी वो ये थी कि एक तो धर्मांध शासक था, दूसरा क्या है उसने गुलामों की व्यवस्था को ज्यादा महत्वता दी, यानी गुलाम बहुत ज्यादा थे। 1,80,000 बोलते हैं कि उसने दीवान ए बंदगान नाम से एक अलग विभाग की स्थापना कर दी, दीवान ए बंदगान, कि जितने भी गुलाम है वो इस विभाग के अंतर्गत जो है काम करेंगे, इस विभाग के द्वारा उन पर सुपरविजन किया जाएगा। तो ये बहुत गड़बड़ था। फिर उसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। एक उसके काल की सबसे अच्छी घटना है कि कुतुब मीनार का जो है उसने रिनोवेशन कराया था, तो ये भी एक घटना है। इसके अलावा जो अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य यह है कि उसने नहरों का निर्माण कराया। मैंने बताया सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने 5 नहरें बनाई थी स्पेसिफिकली, और उस पर जो है सिंचाई कर भी लगाया था। सिंचाई कर लगाने वाला भी पहला था। दूसरा, इसने कई सारे शहर बसाए, सबसे इंपॉर्टेंट था जौनपुर। तो जौनपुर यूपी में शहर है, और जौनपुर की उन्नति बाद में बहुत होती है, और इसके शासनकाल के बाद में जो शासक आते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, तो नया वंश वहां पर स्थापित होता है, एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है वहां पे। जब स्वतंत्र राज्य बनेगा, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, क्योंकि जब राजा कमजोर होंगे तो उसके जो सबऑर्डिनेट सुल्तान, सरदार, सामंत रहेंगे, वो अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। तो जौनपुर में भी एक शर्की वंश का शासन हुआ। तो शर्की वंश के शासन के कारण जौनपुर की उन्नति बहुत हुई। बाद में लोदियों के द्वारा उसको अपने राज्य में मिलाया गया। तो जौनपुर जो है इसके टाइम में बस इसने ही बसाया था वो नगर जो है। फिरोज शाह कोटला आप सुनते हैं, वो इसने बताया। फिरोजपुर आप सुनते हैं, वो इसने बसाया। तो कई सारे नगर इसने बसाए। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में स्पेसिफिक है। तो क्या चीजें और इंटरेस्टिंग है वो देखिए। सबसे पहले तो धर्मांध शासक था, मैंने बताया। इसने इक्तेदारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। इक्तेदारी व्यवस्था को मैंने बताया था सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का क्या मतलब है कि आप जो है व्यवस्था, आप जो है क्या करें, किसी भी व्यक्ति को सामंत बना के भेज दीजिए, गुजरात का, बंगाल का, बिहार का। अब वहां पे वो क्या करेगा, रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, और उसके बदले में वो क्या करेगा, उस रेवेन्यू का खर्चा करके अपनी आर्मी रखेगा। तो ये तो राजपूतों के टाइम में था। लेकिन इसने क्या किया कि इसने नहीं, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये बोला था कि आप जो व्यक्ति वहां पर शासन कर रहे हैं वो जितना आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है अपना खर्चा करके रेवेन्यू मेरे पास भेजिए, बाकी का सेंटर में भेजिए। तो उसको फवाजिल या फाजिल बोलते थे, मैंने बताया था आपको।
किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन उसने इस व्यवस्था को वंशानुगत नहीं किया था, हेरिडेटरी नहीं किया था। उसने क्या बोला कि आप अनाज इकट्ठा करिए, चीजों को काम करिए, रेवेन्यू इकट्ठा करिए, मुझे भेजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता था तो उसको हटा दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि उसके बाद उसका बेटा ही शासक करेगा, उसका बेटा ही सामंत बनेगा, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन इसने क्या किया, इस व्यवस्था को ये कर दिया, क्या कर दिया? वंशानुगत, हेरिडेटरी कर दिया कि सामंत का या इक्तदार जो भी होगा, जो कहीं शासन कर रहा होगा, बाद में उसका बेटा ही वहां पर इक्तदार बनेगा। तो इससे क्या हुआ? कंट्रोलिंग लूज हो गई। पहले किसी को हटा सकते थे, अब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, वहां पे कोई एम्प्लॉय है, आप बोलेंगे आपका बाद आपका बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, तो वो व्यक्ति सही से काम नहीं करेगा। इसी तरीके से इसने इक्तदारी व्यवस्था की चालू की। दूसरा ये जो है थोड़ा इस तरीके से लिबरल भी था। इसने बोला कि भाई कोई बूढ़ा व्यक्ति सेना में है और अगर वो मान लो आ नहीं सकता तो उसके बेटे को भेज दे, कोई इस तरीके से इसने जो चीजें की है। तो वंशानुगत चीजों को मैं इसने प्रायोरिटी दी है। इसने 5 नहरों का निर्माण कराया, हर्बे शर्ब नाम का कर लगाया, मैंने आपको बता दिया। सिटीज एस्टेब्लिश बाय फिरोज तुगलक, देखिए फिरोजाबाद यूपी में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जौनपुर मैंने आपको बताया, शिराज हिंद इसको बोला जाता है। शिराज एक्चुअली क्या था? शिराज जो है ईरान का शहर था, जो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए ईरान में बहुत फेमस था। तो शिराज हिंद यानी हिंदुस्तान का सिराज किसको बोला जाता है? जौनपुर को बोला जाता है। तो शिराज हिंद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सिराज और ईस्ट या सिराज हिंद एक ही बात है, यानी पूर्व का स्वामी एक्चुअली इसको बोला जाता है कि पूर्व का स्वामी, हिंदी में अगर कभी आए तो पूर्व का स्वामी। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था जौनपुर, इसने बाद में बहुत उन्नति की, तो फॉर बेस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हिसार इसने बसाया, हिसार एक्चुअली फिरोजा नाम था पहले, फिरोजा का नाम हिसार कर दिया गया, तो हरियाणा में है। फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर पंजाब में है। ये सारे नगर जो है इसके द्वारा बसाए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नगरों की स्थापना इसके द्वारा की गई है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर क्या है? राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था। हज में जो सब्सिडी दी जाती थी ना, अभी थोड़े टाइम पहले जब से एनडीए गवर्नमेंट नहीं आई थी, जिसने बाद में हज सब्सिडी खत्म कर दी। हर साल 700 या 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती थी, ताकि जो मुस्लिम भाई हज पे पैसे देकर नहीं जा सकते हैं उनको सरकार सहायता करेगी। तो हज की जो सब्सिडी टाइप व्यवस्था थी वो इसने इस समय चालू की थी। फिर क्या था? इसने मैंने बताया कि धर्मान शासक था। तो देखिए जगन्नाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया, उड़ीसा में जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट कांगड़ा का जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश, उस पर आक्रमण किया। तो अलग अलग जो है मंदिरों पर इसने आक्रमण किया और वहां से धन लूटा और बहुत सारी चीजें इसने की है। दान विभाग की स्थापना की, दीवान खैरात, तो दीवान खैरात के नाम से दान विभाग की स्थापना की। दीवान बंदगान की स्थापना की थी, मैंने बताया था आपको, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, इनकी स्थापना की। तो गुलामों के लिए अलग विभाग बना दिया। तो मैंने बताया 1,80,000 करीब थे इसके पास में जो चीजें थी, जो ये गुलाम थे उतने। और ये देखिए ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ अशोक के टाइम पे, कि अशोक के जितने भी अभिलेख थे जिनको सबसे पहले पढ़ा गया वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा और टी पेंथेलर ने डिटेक्ट किया। तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली टोपरा वाला जो पिलर था जिसको सबसे पहले टी पेंथेलर ने ढूंढा था लेकिन पढ़ नहीं पाए, लेकिन दिल्ली मेरठ वाला जो था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो टोपरा और मेरठ से दोनों पिलर को ये दिल्ली लेकर आया था। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में लगा हुआ है जो दिल्ली मेरठ वाला है, और एक जो है फिरोज शाह कोटला में लगा हुआ है जो आपका दिल्ली टोपरा वाला। तो एक हरियाणा से लेकर आया, एक मेरठ से यानी यूपी से लेकर आया था। तो ये अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख, हम जिसको बोलेंगे स्तंभ अभिलेख, जो है ये लेकर आया था। शशगनी नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। और जियाउद्दीन बर्नी इसका कवि था जिसने क्या लिखी? तारीख फिरोज शाही। तो कभी कभी देखिए आपकी किताबें भी आ जाती है कि ये पर्टिकुलर किताब किसने लिखी, ये चीजें किसने लिखी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि तारीख फिरोज शाही की रचना जो है किसके द्वारा की गई। तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई, जो इसका दरबारी कवि था। तो इतने सारे फैक्ट जो है, देखिए मैं आपके लिए कई सारे फैक्ट लिख के लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कम फैक्ट लेके आया हूँ। एसएससी रेलवे में जितने फैक्ट आते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हिस्ट्री में ये चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारी चीजें मैं लिख के भी लेके आया हूँ। अभी मैं अगर बोर्ड पे लिखूं कि दान विभाग के लिए दीवान खैरात की स्थापना की, तो दीवान खैरात इतना लिखने में मुझे कितना समय लगेगा? मैंने सारा लिख के दे दिया आपको, कुछ भी नहीं करना। और उसमें जहां जहां हिंदी इंग्लिश की जरूरत है मैंने इंग्लिश भी दे दिया। हालांकि मेरे हिंदी वाले भाइयों या रेलवे वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इससे, लेकिन ठीक है, मैंने हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ और इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है, तो आपको आराम से पढ़ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया आपको। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसने कर लगा दिया था। कौन सा कर लगा दिया था? दीवाने हर्ब शर्ब के नाम से कर लगाया था सिंचाई पे, सिंचाई व्यवस्था पे। और इसने मैंने बताया कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया जो लगाया, तो कर देखिए, कर भारत में मुस्लिमों के द्वारा जो लगाए जाते थे 5 तरह के कर्ज होते थे: खम्स, उश्र, खराज,
जजिया, ज़कात, इस तरीके से कर होते थे। तो ये कहीं पर आपको देखने को मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से जो है इधर उधर कहीं किताब में मिलेगा आपको, तो मैं सारे लिख के लेके आया हूँ। देखिए जजिया के बारे में तो आप जानते हैं, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर कर लगाया जाता था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में दाहिर को हराकर, तो उसने जो है कर लगाया था सबसे पहले जजिया, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं था। तो जजिया ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और जजिया जो है गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था। दूसरा क्या था? एक खराज मैंने बताया, तो ये जो है भूमि कर था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। तो ये भूमि कर था, लैंड रेवेन्यू था, और ये जो था भूमि कर नहीं था लेकिन मुसलमान नहीं हो इसलिए कर लगता था। तो जजिया जो है एक तरीके से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उस समय लगाया जाता था शासकों के द्वारा। तो कई सारे उदार शासक थे, उन्होंने हटाया भी, लगाया भी, इस तरीके से चलता रहा है जजिया का काम। तो जजिया, खराज, ये दोनों जो है गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, दोनों, एक भूमिकर था और एक इसी तरीके से कि आप मुस्लिम नहीं इसलिए लगाया जाता था। फिर देखिए ये क्या था? ज़कात। तो ये मुस्लिमों पर भी कर लगाया जाता था कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी उसका 2-2.5% आप हमेशा दान करिए। तो ज़कात नाम का कर जो है मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन ये केवल 2.5% हुआ करता था। खम्स, खम्स क्या था? अगर मान लीजिए राजा के सैनिकों के द्वारा कोई चीजें लूटी जाती थी, तो वो जितनी भी चीजें वो सैनिकों के द्वारा लूटी जाती थी उसका 1/5 जो है वो टैक्स के रूप में राजा के पास रहता था। तो बाकी लूट का सामान तो उनके पास रहता था। तो कैप्चर्ड इन वॉर, बूटी या लूट का माल जो है उस पर 1/5 कर राजा के द्वारा लगाया जाता था, चाहे किसी भी सैनिक सामंत के द्वारा धन लूटा जाए। फिर उस्र, भूमिकर मुस्लिमों पर था। तो देखिए मुस्लिमों पर दो कर थे, ज़कात और उस्र। भूमिकर था ये तो लैंड रेवेन्यू था, और ये क्या था? ये प्रॉपर्टी पर टैक्स था। तो ये दो रेवेन्यू जो है उस्र और खम्स जो है मुसलमानों पर थे, ज़कात ये मुसलमानों पर थे, और खम्स तो अलग ही है, मुसलमान हिंदू का कोई मतलब ही नहीं इसमें। इसमें तो जो लूटेगा उस पर 1/5 देना पड़ेगा, और ये दो हिंदुओं पर थे, खराज और जजिया। तो आपका मैंने सिर्फ जजिया आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ जजिया, यही पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको 5 टैक्स के बारे में बता दिया है, ध्यान रखिएगा। फिर फिरोज शाह के बाद में कई सारे सरदार आए, सामंत आए, सल्तनत सुल्तान आए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट कोई थे नहीं। छोटे छोटे नाम लिखे मैंने, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी खास नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है। कौन कौन से नाम लिख दिए हैं? तुगलक शाह आया 2nd नंबर का, अबू बकर आया, मोहम्मद शाह आया, नासिरुद्दीन महमूद शाह आया, सारे लोग आए, लेकिन ये कुछ ज्यादा टिक नहीं पाए, और इसी तरीके से ये वंश की जो है खात्मा होता है। बस एक इसका जो अंतिम शासक था तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद जो था 1394 से 1413 तक शासन किया। अब आप देखिए फिरोज तुगलक का शासनकाल मैंने कब तक बताया? 1351 से 88, तो 88 तक तो बैठा था। तो केवल 6 सालों में, 94 से ये बैठ गया, तो केवल 6 सालों में तुगलक शाह भी आ गया, अबू बकर भी आ गया, मोहम्मद शाह भी आ गया, नासिरुद्दीन महमूद भी आ गया। ये 6 सालों में 4 शासक हो गए। तो कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, कोई 4 महीने, इस तरीके से रहा। तो इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। लास्ट शासक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के टाइम में एक बहुत बड़ा विदेशी आक्रांता आता है भारत में, जिसको हम बोलते हैं तैमूर लेन, इंग्लिश में बोला जाता है, तैमूर लंग हिंदी में बोला जाता है। तो ये व्यक्ति भारत आया, इसने भारत को बहुत लूटा, और दिल्ली में भी जो है इसने बहुत सारी लूटपाट की, वहां पर कई सारे लोगों को कत्लेआम किया, और उसकी मदद करने का काम किया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। तो ये नासिरुद्दीन महमूद के टाइम आया था। इसकी मदद करने का काम किया था खिजर खान ने। किसने? खिजर खान ने। तो खिजर खान ने जब इसकी मदद की, किसकी? तैमूर की, तो खिजर खान को बाद में शासन छोड़ के चला गया, और खिजर खान ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सैयद वंश। तो तैमूर के टाइम में जो शासक था वो तो नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद और तैमूर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और उसमें नासिरुद्दीन महमूद तो कुछ था ही नहीं, बहुत कमजोर शासक था। तैमूर सबको लूट बांट के चला जाता है। आप सोचिए आपका कोई विदेशी आक्रमण अभी होता है, मान लीजिए पाकिस्तान वाले आक्रमण करे, तो हमारी आर्मी हमारी रक्षा करने के लिए है, लेकिन आर्मी अगर रक्षा करने के लिए नहीं हो तो झुंड के झुंड आएंगे, हमें लूट के मार काट के चले जाएंगे। उसी तरह से राजा उस समय कमजोर था, विदेशी आक्रमणकारी आए, लूटा और चले गए। लेकिन लूट के जाने के बाद में खिजर खां को ये क्या है? सत्ता सौंप के चले गए। तो यहाँ मैंने लिखा भी होगा, समरकंद यानी मिडिल एशिया में एक जगह है, वहां का आक्रमणकारी आया था तैमूर लेन जो आया था, उसने तैमूर का सहयोगी खिजर खां था, और खिजर खां को ही तैमूर ने जाते समय सारे दे दिए, तो उसने सैयद वंश की नींव रख दी। हालांकि सैयद वंश की नींव रखी, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी सैयद वंश के शासक ने, क्योंकि ये जो सोचता था कि मैं तैमूर का अधीनस्थ हूँ, और तैमूर का जो बेटा था शाहरुख, उसके अधीनस्थ इसने शासन किया था। तो सैयद वंश है। अब आप देखिए सैयद डायनेस्टी के बारे में 1-2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैयद डायनेस्टी पहले शिया वंश था। सैयद जो वंश था शिया वंश था, सैयद वंश शिया था। शिया और सुन्नी का फर्क जो है अभी भी है, अभी भी सारा झगड़ा जो गल्फ कंट्रीज में शिया सुन्नी का है। ईरान जो है शिया है, और सऊदी अरेबिया और ये सारे क्या है? सुन्नी कंट्रीज हैं। तो शिया सुन्नी का झगड़ा बहुत पुराना है इनका। अलग अलग पंथ है, जैसे जैनियों में श्वेतांबर दिगंबर मान लीजिए, या हीनयान महायान बौद्धों में मान लीजिए, ब्राह्मणों में भी, जो हिंदुओं में भी जो है दलित और दूसरे लोग मान लीजिए। दलितों के लिए किया जाता है ना, वो भी तो है हिंदू ही।
तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है शिया और सुन्नी का, तो ये पहला शिया वंश था, लेकिन इसमें 4 शासक हुए और चारों ने कुछ भी खास नहीं किया, बहुत ज़्यादा समय तक ये चला भी नहीं। इसलिए सैयद वंश के बारे में तो मैं सोचता हूँ पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके 4 या 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन सैयद वंश से कभी नहीं पूछेगा तो अमीर खुसरो में पूछ लेगा, तुगलक में पूछ लेगा, खिलजी में पूछ लेगा, गुलाम वंश में पूछ लेगा, कुतुब मीनार का पूछ लेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछ लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सैयद वंश से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी मैं आपके लिए एटलीस्ट लिख कर लेके आया हूँ कि सैयद वंश के बारे में कुछ चीजें आपको क्लियर हो। तो शासकों के नाम में लिख कर लेके आया हूँ। जैसे पहला शासक तो खिरिज का था, तो खिरिज खां जब पहला शासक बना तो सैयद वंश की स्थापना की, पहला शिया वंश था। और इस खिरिज खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। रैयत आला का मतलब है कि ये सुल्तान नहीं बना कभी, इसने बस ये सोचा कि मैं तैमूर के जो बेटा है शाहरुख, उसके अंडर ही शासन करता रहूं। तो खिज्र खां जो है, खिज्र खां इसका नाम था, खिज्र खां रैयत आला की उपाधि धारण की इसने, रैयत आला, तो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और ही रूल्ड अंडर द सन ऑफ तैमूर, ये मैंने बता दिया, शाहरुख के अंदर शासन किया, तो इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। दूसरा शासक कौन बना? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह के टाइम पे तो कुछ है ही नहीं, मुबारक शाह नगर बसाया, इसकी जानकारी हमें किताब से मिलती है, यहिया बिन सरहिंदी की किताब है तारीख मुबारक शाही, उससे मिलती है। तो मुबारकबाद नगर बसाया और एक किताब इसके ऊपर लिखी गई तारीख मुबारक शाही, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो दूसरा शासक हो गया। तीसरा शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के टाइम पे ही एक व्यक्ति ने थोड़ा डोमिनेंस गेन करना शुरू कर दिया था, उसका नाम था बहलोल लोदी। तो लोधी वंश का संस्थापक ये बाद में बनता है। तो बहलोल लोदी को इसने अपना पुत्र के समान माना और खाने खाना की उपाधि दी। अब खाने खाना की उपाधि दी बहलोल लोदी को, तो इसका रुतबा तो बढ़ ही गया था, ये कमजोर शासक था ही। बाद में जब इसका बेटा शासक बना आलम शाह, तो आलम शाह तो खुद ही सूबेदार बन गया, बोले मेरे को राजपाट चाहिए नहीं, बहलोल लोदी तुम संभालो और चीजें को करो। तो ये तो खुद ही जो है शासन बहलोल लोदी को सौंप के चला जाता है। तो आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, इसने सत्ता किसको सौंप दी? बहलोल लोदी को सौंप दी। तो यह सैयद वंश के बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शिया वंश था, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश शिया वंश कौन था? वो सैयद वंश था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ये हो सकता है कि किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो वो ये है खिज्र खां, जिसने रैयत अल्लाह की उपाधि धारण की, सुल्तान बना ही नहीं कभी। तो ये 4 शासक थे, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये सैयद वंश आपका इतना ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत पड़े। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश की स्थापना कौन करेगा? बहलोल लोधी करेगा। और बहलोल लोधी जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन बहलोल लोधी सबसे ज्यादा समय तक शासन करता है, 38 वर्ष तक ये शासन करता है। तो कभी ऐसा पूछा जाए कि अगर आपको पूछे कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा कौन सा है, तो वो है बहलोल लोधी, एक ही टाइम में सबसे ज्यादा। वैसे तो बलबन ने भी किया था 40 साल, लेकिन 20 साल उसने अंडर में रह के किया था और 20 साल खुद शासन किया था, इसलिए वो नहीं गिना जाएगा। दूसरा, अगर सल्तनत काल के सबसे ज्यादा शासन करने वाले डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए तो फिर आपको लिखना है कौन सा? तुगलक वंश। अगर पूछे सबसे कम डायनेस्टी कौन सी है, तो फिर लिखना है खिलजी वंश। इस तरीके से आपको लिखना है। और सबसे कम शासक लिखे तो सबसे कम शासक तो कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है, दिनों में है, तो दिनों में गिने नहीं जा सकते। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला एक ही शासक है बहलोल लोधी, और इसका सारा जीवन जौनपुर से लड़ने में गया। मैंने बताया था जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद में वहां शर्की वंश आया, और शर्की वंश ने वहां पर बहुत निर्माण, उन्नति, तरक्की की। पूर्व का स्वामी कहलाया जाने लगा, शिराज हिंद कह जाने लगा। लेकिन तो जहाँ शर्की वंश को जो है इस बहलोल लोधी ने बार बार झगड़ों में, लड़ाइयों में खत्म कर दिया। और हालांकि जौनपुर को अपने राज्य में मिलाने वाला व्यक्ति बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी था, लेकिन फिर भी इसने जो है उस साम्राज्य को खत्म किया था। तो इसके बारे में बस यही चीजें खास है। सबसे पहले तो बहलोल लोधी हाईएस्ट ईयर रूल्ड इन सल्तनत डायनेस्टी, 38 ईयर शासन किया। देखिए 51 से लगाकर 1489 तक ये शासक रहा, तो मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से तुगलक का मैं आपको बता रहा था। तो सबसे ज्यादा अगर इंडिविजुअल बोले तो ये रहा है, लेकिन तुगलक वंश का शासन देखिए 1320 से 1414 रहा है। तो ये सबसे ज्यादा शासन रहा, लेकिन फिर भी इसमें कोई ऐसा शासक नहीं था जो 38 साल तक शासन कर पाए। तो सबसे ज्यादा वंश तुगलक, सबसे कम खिलजी। लेकिन सबसे इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो वो शासक कौन सा है? वो है बहलोल लोधी। फिर स्टार्टेड नेम बहलोली कॉइन, जो है तांबे के सिक्के चलाए थे इसने, कॉपर कॉइन चलाए थे, बहलोली कॉइन इसको बोला जाता है। कॉपर कॉइन या तांबे के सिक्के चलाए थे इसने। और ऑलमोस्ट इंगेज इन ऑल लाइफ फाइटिंग विद जौनपुर डायनेस्टी, यानी जौनपुर के शर्की डायनेस्टी, जौनपुर से लड़ाई में बिजी रहा, से लड़ाई में व्यस्त रहा। ये मैंने आपको बता दिया है। हिंदी वाले कोई भाई हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा, व्यस्त रहा। और कौन सी डायनेस्टी थी वहां पर? जौनपुर में शर्की वंश का शासन था। तो जौनपुर जो है बहुत उन्नतिशील, प्रगतिशील सूबा बना, हालांकि अलग हो गया था, बाद में वापस मिला दिया इनके द्वारा। तो ये बहलोल लोधी का शासनकाल है। इसके बाद में जो उसका बेटा शासक बनता है सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी भी बड़ा धर्मांध व्यक्ति था। सिकंदर लोधी ने भी
जो मंदिरों को तोड़ा और मुस्लिमों का शासन स्थापित करने का, पूर्ण रूप से मुस्लिम शासन स्थापित करने की कोशिश की। इवन उसने तो इस तरीके से चीज़ें की है कि मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी, और जो व्यक्ति इस तरीके से उसका विरोध करता था तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय की गई। और ये जो सिकंदर लोदी है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उसके शासनकाल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसने एक बहुत ही सुंदर नगर बसाया जो यमुना के किनारे बसा था, जहाँ पर अभी ताजमहल है, आगरा। आगरा को अपने उसने राजधानी बनाया। तो ये सिकंदर लोदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरा, जौनपुर शासक जो था, जौनपुर शासन जो था, इसको हरा तो इसने दिया था, लेकिन अपने राज्य में मिलाया किसने? सिकंदर लोदी ने। एक वो कविताएं भी लिखता था, तो कविताओं को लिखने में भी उसका गुलरुखी के नाम से एक पेट नेम था, ये मैंने लिखा है, गुलरुखी के नाम से वो कविता लिखता था। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का रिनोवेशन इसने भी कराया था, फिरोज तुगलक ने भी कराया था, इसने भी कराया था। ऐसा बोला जाता है कि भूकंप के कारण कुतुब मीनार का हिस्सा ऊपर वाला कुछ गड़बड़ हो गया था, या लाइटनिंग के कारण, बिजली के कारण, तो इसने जो है रिनोवेशन कराया था उसका। और एक ये आगरा का तो मैंने बता दिया। देखिए, आगरा की स्थापना की, आगरा नगर बसाया 1504 में, और 1506 में फिर इसको राजधानी बना दिया। वहां पर एक बादलगढ़ के किले का निर्माण इसने करवाया था। बादलगढ़ का किला आगरा में बसाया, और फिर बाद में जो है आगरा के किले का निर्माण भी इसने कराया बादलगढ़ फोर्ट के नाम से। एक इसने जो है माप बनाया था जमीन को मापने के लिए, गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी का जो माप था ना, वो इसी के द्वारा बनाया गया था। तो गज आज हम जो बोलते हैं, 30 इंच का गज होता था एक्चुअली। तो ये जमीन को नापने के काम आता था कि इंचों से फिर जमीन नाप लेते, तो जमीन के नापने के आधार पर इसकी इतनी जमीन है तो इतना रेवेन्यू इससे लेना पड़ेगा, इस तरीके से बात होती। तो गजे सिकंदरी का मेजरमेंट या माप जो है, इसने जमीन को मापने के लिए बनाया था, एक गज बनाया था। तो ये है आगरा की स्थापना, कुतुब मीनार का रिनोवेशन, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, तो खुद के नाम से नहीं लिखता था, पेट नेम था इसका गुलरुखी। ठीक है, तो ये चीजें इसकी बहुत ही खास हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद कौन शासक आया? इसके बाद शासक आता है फिरोज शाह तुगलक नहीं, आपका लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है इसके बाद शासन करता है। इब्राहिम लोदी के शासन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने राणा सांगा से युद्ध किया, वहां पर भी हारा, और बाद में उसी समय मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो भारत आता है, और इब्राहिम लोदी और उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई इतिहास की होती है, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है, और भारत में सल्तनत काल की समाप्ति होती है। तो ये सल्तनत काल अलग अलग था, जहां सुल्तान हुए, बहुत सारे अलग अलग वंश हुए यहाँ पर। लेकिन इसके बाद में जो मुगल साम्राज्य आया, मुगल एम्पायर बना। मुगल एम्पायर बहुत विशाल था, काफी शासकों ने उसमें शासन किया। अंपायर में ये होता है कि आपके अंडर में दूसरे राजा भी शासन कर रहे हैं, आपका सल्तनत है लेकिन आपके अंडर में अपने नाम से शासन कर। जैसे मुगलों के टाइम पर राजपूतानों से शादी के संबंध स्थापित हुए, तो मेवाड़, तो खैर मेवाड़ ने तो किया नहीं था, लेकिन आमेर है, आपका जयपुर है, ये सारे वंश जो हैं, जोधपुर है, इस तरीके से इन्होंने शाही संबंध स्थापित किए, शादी के संबंध स्थापित किए, और अपना शासन भी चलाते रहे अकबर के अंडर में। तो साम्राज्य बहुत बड़ा था उसका। तो मुगलों की शुरुआत कहाँ से होती है? ये इसी वंश के अंतिम शासक को लड़ाकर होती है। और बाबर बड़ा इनोवेटिव था। बाबर ने पानीपत की प्रथम जो युद्ध था उसमें कई सारे इनोवेशंस किए, तुगलमा नीति जो है उसने यूज की थी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें जानने को मिलती है। तो फिरोज इसके इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा इसने। खतौली का युद्ध जो है राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। तो राणा सांगा से हार गया था। राणा सांगा उस समय मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया वंश के शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। राणा सांगा बाबर को एटलीस्ट हरा देते थे, कुछ लड़ाइयों में तो हराया भी, शुरुआत की एक दो लड़ाइयाँ जो होती है, लेकिन राणा सांगा अंतिम रूप से उनकी मृत्यु होती है। तो बाबर, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। बाबर 1519 में भारत आया। पहला आक्रमण इसने भेरागढ़ पे किया था, पंजाब में बाजोर का किला जो है वहां पर इसने किया था। तो ये मैंने लिखा है भेरागढ़ फोर्ट में, बाजोर पंजाब में इसने सबसे पहला आक्रमण किया था 1519 में। और इसने सबसे पहले यहाँ पर कैनन्स और एक्सप्लोजिव का विस्फोटक जो है, बॉम्ब विस्फोटक और कैनन्स का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला भारत में पहला शासक जो है यही था। फिर यहां पर क्या होता है कि 1519 में जब ये भारत आता है लूटपाट करने के लिए, ये जो है बाबर को ऐसा बोला जाता है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुजू के बाबरी में इसने लिखा है कि इसका चाचा था दौलत खान लोधी। किसका? इब्राहिम लोधी का चाचा था दौलत खान लोधी। इसका भाई आलम खान लोधी, इसका क्या है, गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी एंड अंकल आलम खान, इन दोनों ने
बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया। अब आप सोचेंगे आक्रमण करने के लिए क्यों बुलाया? वो इसलिए कि ये सोचते थे कि बाहरी आक्रांता जो भी अभी तक आए हैं वो सारा सामान लूट पाट के लेके चले गए वापस, तो अगर ये आएगा इब्राहिम लोदी को हरा देगा बाबर और बाद में चला जाएगा तो दौलत खां और आलम खां की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो ऐसा बोला जाता है कि इनको निमंत्रण दिया गया। हालांकि ऐसा भी बोला जाता है कि राणा सांगा ने एक्चुअली उसको इन्वाइट किया था कि भारत आए और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो खुद राणा सांगा हरा चुका था, तो अगर वो चाहता तो दिल्ली से आक्रमण कर लेता, तो ऐसा मुश्किल है। लेकिन बाबर की इसमें जिक्र है कि राणा सांगा ने चूंकि उसको बुलाया और बाद में वचन नहीं निभाया इसलिए उसने राणा सांगा पर आक्रमण किया। तो बाबर जब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको जान लेते हैं कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और उसके अंकल आलम खान लोधी ने जो है बाबर को अटैक के लिए बुलाया था। 1526 में 30 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई होती है, पानीपत की फर्स्ट बैटल होती है और पानीपत की प्रथम जो लड़ाई होती है उसमें किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। और बाबर की जीत के साथ में ही क्या होगा? मुगल वंश की स्थापना होगी। तो बाबर जो है एक्चुअली 3-4 साल ही शासन करता है वैसे, लेकिन उसने बहुत बड़ा साम्राज्य जो है उस समय सारी जीत करके स्थापित कर दिया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, लेकिन इस युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 3-4 चीजें। इस युद्ध में बारूद का इस्तेमाल हुआ, मैंने बताया एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, इस युद्ध में गन पाउडर, ये बारूद हो गया। मस्केट्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, बंदूकें और आर्टिलरी तोपों का, कैनन्स का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ। दूसरा, तुलगामा नीति का प्रयोग हुआ। तुलगामा नीति क्या है? तुलगामा नीति इस तरीके से होती है, देखिए बाबर ने, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। यहाँ बाबर की सेना है, मान लीजिए हिंदी में बाबर और यहाँ लोदी है, यह लोदी की सेना है। तो लोदी की सेना जो है बहुत विशाल सेना थी, उसकी आगे की पंक्ति में हाथी हुआ करते थे और इसके जो है घोड़े हुआ करते थे। अब इतनी विशाल सेना, बाबर की सेना इतनी, तो इसने क्या किया? कुछ रिजर्व आर्मी यहाँ रखी, कुछ रिजर्व आर्मी यहाँ रखी। और तुलगामा नीति में क्या होता है, जब ये आगे बढ़ती है ना सेना इस तरीके से, तो ये शत्रु के इस टर्न लेकर यहाँ से हमला करते हैं और फ्लैंक पर, इसके कोनों पर हमला करते हैं और ये बीच की आर्मी से लड़ती है। तो ये सरप्राइज अटैक होता है। इस सरप्राइज अटैक को ही हम तुलगमा नीति कहते हैं। तो तुलगमा नीति का प्रयोग किया। दूसरा, उसने उस्मानिया पद्धति का भी प्रयोग किया। उस्मानिया पद्धति, बारूद का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया, उस्मानिया विधि का प्रयोग किया। उस्मानिया विधि में क्या है? यहाँ पर ये सोचता था कि इतना डिफेंस बना दिया जाए कि ये शत्रु एकदम घुस नहीं पाए, यहाँ पर एकदम घुस नहीं पाए। तो ये क्या करते थे कि ऐसे जो है ना इस तरीके से बैलगाड़ियां रखते थे, इस तरीके से 2-2 के पैर में बैलगाड़ियां रख दी और यहाँ पर लगाते थे तोपें और इनको बांध देते थे। अब 2 बैलगाड़ियों के बीच में थोड़ी जगह रहती थी, थोड़ा नीचा रहता था, बाकी बैलगाड़ियां रहती थी। तो जब भी सेना आक्रमण करती थी तो सेना इस रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाती थी, क्योंकि ये इस बैलगाड़ियों के पीछे रहते थे और वहां से बंदूकों से वार करते थे और विस्फोटक यूज करते थे, तोपें यूज करते थे। इसी को उस्मानिया पद्धति बोलते हैं। और तुलगमा नीति ये साइड से वार करने की नीति। तो इसमें क्या हुआ कि बारूद का प्रयोग किया, बम गोलों का प्रयोग किया। तो वो जो हाथी थे आगे, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के हाथियों ने उसकी खुद की सेना को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथी इनकी आवाज से घबरा गए और वापस अपनी सेना में पीछे लगने लगे। दूसरा, हाथी क्या है? हाथी पावरफुल होता है लेकिन बहुत धीरे चलता है, लेकिन घोड़ों की गति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गति के कारण जो है ये बाबर ये युद्ध जीत जाता है। अपनी सेना को अलग अलग बांट के, अलग अलग टुकड़ों में बांट के जो वो रखता है और रिजर्व सेना का प्रयोग करके तुलगमा नीति से वो युद्ध जीत जाता है। और बाबर जब युद्ध जीतता है तो दिल्ली की सत्ता जो है उसी की हो जाती है। अब दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी सोचते हैं अब जाए, राणा सांगा भी सोचता है कि अब जाए, लेकिन ये आक्रमणकारी जो था ये भारत आया और उसको लगा कि भारत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है और अब मुझे तो यहीं रहना है, तो ये यहीं का होकर रह जाता है। फिर बाबर के बाद में फिर मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है उसमें बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर आपका अकबर है, फिर आपका जहांगीर है, फिर आपका शाहजहां है और फिर आपका औरंगजेब है। तो ये इनके बारे में हमें पढ़ना है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपका मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो हमारा मिडाइवल भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि औरंगजेब के बाद में भी कई सारे मुगल शासक आए, लेकिन वो लेटर मुगल बोलते बहुत कमजोर थे, तो उनको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही है हमारा मिडाइवल इंडिया। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य ने क्या किया। हालांकि अकबर के बारे में और इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। क्वेश्चंस भी मुगल साम्राज्य से बहुत आते हैं, तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।